राजस्थान के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में आज भजनलाल शर्मा ने शपथ ली। नए मुख्यमंत्री और नई सरकार के सामने क्या कुछ चुनौतियां हैं और कैसे इनका सामना किया जा सकता है, इसके लिए नवतेज टीवी ने राजस्थान के वरिष्ठ पत्रकारों से जानी उनकी राय। अपराध से लेकर फाइनेंस से लेकर प्रशासनिक दृष्टि से सभी ओर से राजस्थान चुनौती से भरा हुआ है। और राजस्थान में मुख्यमंत्री चुनना इतना कठिन नहीं है जितना मंत्रिमंडल चुनना है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ये टीम अच्छा काम करेगी और राजस्थान को नए विकास के सोपान पर ले जाएगी। भजनलाल जी से भी प्रदेश के लोगों को बहुत बड़ी आशा है कि राजस्थान का विकास होगा, हर क्षेत्र में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी और कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार होगा। महिलाओं की सुरक्षा का सवाल है। माँ के गर्भ से कोई सीख के नहीं आता है। ऊर्जावान है, नए हैं और पूरी उत्साह के साथ काम करेंगे, ऐसी सबकी अपेक्षा है। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने आज शपथ ग्रहण कर लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सानिध्य में राज्यपाल कलराज मिश्र ने उन्हें शपथ दिलाकर मुख्यमंत्री पद को सुशोभित करने का, हम कह सकते हैं, एक तरीके से आशीर्वाद दिया। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है। सर, आज नए मुख्यमंत्री ने शपथ ग्रहण करी है। नए मुख्यमंत्री से क्या कुछ आशाएं हैं आप? नहीं, आशाएं तो हर मुख्यमंत्री से रहती है। इन भजनलाल जी से भी प्रदेश के लोगों को बहुत बड़ी आशा है कि राजस्थान का विकास होगा, हर क्षेत्र में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी और कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार होगा। महिलाओं की सुरक्षा का सवाल है जो कई दिनों से चर्चा में, उसकी हमें उम्मीद है कि महिलाओं की सुरक्षा को तवज्जो मिलेगी। सर, इन पूरे 4.5-5 साल में महिला अपराध एक सबसे बड़ा मुद्दा था जो राजस्थान में हमने देखा है, उसको लेकर क्या कुछ आशाएं और हम कह सकते हैं नए मुख्यमंत्री से हैं आप? निश्चित रूप से जनता को बड़ी अपेक्षाएं हैं और नई सरकार आई है, ऊर्जावान मुख्यमंत्री हैं और महिला अपराध जो इस तरह से बेतहाशा बढ़े थे उन पे लगाम लगेगी और निर्दोष लोगों को जिस तरह से अत्याचार का शिकार होना पड़ रहा था उन पे एक तरह के उनको एक आशा की किरण जगी है और निश्चित रूप से भजनलाल जी अपनी जनता की अपेक्षाओं पे खरा उतरेंगे। आपको क्या लगता है सबसे बड़ी जो समस्या जो आने वाली है नए मुख्यमंत्री के सामने, वो क्या आ सकती है? देखो, समस्या कोई नहीं है और माँ के गर्भ से कोई सीख के नहीं आता है। ऊर्जावान है, नए हैं और पूरी उत्साह के साथ काम करेंगे, ऐसी सबकी अपेक्षा है। रामगोपाल जी, आज भजनलाल शर्मा जी ने शपथ लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री पद पर आसीन होकर विधिवत रूप से, हम कह सकते हैं, मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण कर लिया है। क्या लगता है आपको कि जो हम कह सकते हैं तमाम जो मीडिया कर्मियों का जो एनालिसिस है, राजनीतिक पंडितों का जो एनालिसिस है, कहीं ना कहीं राजस्थान फाइनेंशियल दृष्टि से बहुत पीछे हो गया है, जो एक सबसे बड़ी चुनौती राजस्थान के सामने है। क्या लगता है कैसे पूरी कर पाएंगे वो? देखिए, ये बात सही है कि राजस्थान करीब 6.25 लाख करोड़ रुपए के कर्जे तले दबा हुआ है। पिछली सरकार ने जो यहाँ पर फ्री की योजनाएं चलाई थी उनके कारण पूरा बोझ बढ़ा है। राजस्व को लेकर कहा जा रहा है कि यहाँ पर न केवल बोझ है बल्कि कर्जा चुकाने के लिए भी और पैसा लेना पड़ रहा है, उससे भी नहीं चुक रहा है। तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। इसके साथ ही राजस्थान में चाहे अपराध की दृष्टि से देख लीजिए आप, कानून व्यवस्था बुरी तरह से लचर है। पिछली सरकार के कार्यकाल में आपने जो कुछ देखा, जिस तरह से लोगों के सर कलम किए गए और उसके बाद में कानून व्यवस्था बिगड़ी, रेप के मामले बढ़े, पूरा राजस्थान पूरे देश में एक नंबर रहा। ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको सुलझाना वर्तमान जो मुख्यमंत्री, नए मुख्यमंत्री बने हैं, उनके लिए चुनौती है। लेकिन उससे सबसे बड़ी चुनौती ये है कि मंत्रिमंडल गठन होने के बाद में किस तरह से सामंजस्य बिठाया जाएगा, क्योंकि नए मुख्यमंत्री हैं और पहली बार के विधायक हैं। प्रशासनिक दृष्टि से भी काफ़ी चुनौतियां हैं, उनका सामना भी इनको करना पड़ेगा। कुल मिला के बात यह है कि अपराध से लेकर फाइनेंस से लेकर प्रशासनिक दृष्टि से सभी ओर से राजस्थान चुनौती से भरा हुआ है और मुझे लगता है कि नए मुख्यमंत्री के साथ जो टीम बनेगी वो अनुभवी टीम होगी। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ये टीम अच्छा काम करेगी और राजस्थान को नए विकास के सोपान पर ले जाएगी। हमारे साथ में कुछ और पत्रकार मौजूद हैं। योगेश जी, नया मुख्यमंत्री, नई चुनौतियां, कैसा लगा आपको? पहले तो शपथ ग्रहण आपने यहाँ पर पूरा देखा, हालांकि बहुत शॉर्ट टर्म का हुआ, लेकिन फिर भी आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि अब आगे आप राजस्थान को कहाँ देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो शपथ ग्रहण की बात करें तो संवैधानिक रूप से उप मुख्यमंत्री का कोई पद नहीं होता है और जब उप प्रधानमंत्री के रूप में देवीलाल ने शपथ ली थी तो सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था और एजी को कहना पड़ा था कि वह प्रधानमंत्री की ताकत में कोई दखल नहीं देंगे और एक मंत्री के रूप में ही काम करेंगे। लेकिन
पहली बार ऐसा हुआ है कि मंच से उप मुख्यमंत्री बोलकर शपथ ली गई है, यानी कि संविधान में जो पद ही नहीं है उसकी शपथ ली गई है। इससे पहले भी उप मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री ताकत देता है, लेकिन वह मंत्री के रूप में शपथ लेता है। यह तो शपथ ग्रहण की बात हुई। अब जहां चुनौतियों की बात है तो सबसे बड़ी चुनौती है कि 2024 का लोकसभा चुनाव 4 या 5 महीने बाद आने वाला है, और राजस्थान में मुख्यमंत्री चुनना इतना कठिन नहीं है जितना मंत्रिमंडल चुनना है, क्योंकि यहाँ भौगोलिक दृष्टि से जिला और संभाग अलग हैं, भाषाएं अलग है, जातिगत समीकरण, यहाँ जातिगत समीकरण बिठाना सबसे बड़ी चुनौती होती है किसी भी सरकार के लिए। अब चूंकि लोकसभा चुनाव है, उससे पहले मंत्रिमंडल बनाना है। मंत्रिमंडल संक्षिप्त बनेगा। संक्षिप्त में आप किस तरह से सभी संभागों का प्रतिनिधित्व देंगे, किस तरह से उन जातियों का प्रतिनिधित्व देंगे जो कि ताकतवर हैं, मार्शल हैं, जो जातिगत एक साथ होकर वोट करती हैं, जिसकी वजह से भाजपा जीती है। ऐसे में उन लोगों को एक साथ लाकर समीकरण के साथ में मंत्रिमंडल बनाना, यह सबसे बड़ी चुनौती मुख्यमंत्री के सामने होगी। हालांकि जिस तरह का भाजपा का सिस्टम है, या चुनौती नहीं दी जाती, फिर भी जातिगत रूप से जिस दिन मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित हुआ था, आपने देखा होगा। योगेश जी माफ कीजिएगा, बीच में आपको टोक रहा हूं, मेरा अगला सवाल भी यही था। जातिगत समीकरण की आपने बात करी, और बीजेपी को कहीं ना कहीं सोशल इंजीनियरिंग करने में मास्टर माना जाता है। मुख्यमंत्री ब्राह्मण चेहरा, 2 उप मुख्यमंत्री, एक राजपूत और एक SC/ST समुदाय से आने वाले, तो शुरुआत उन्होंने कर दी है जातिगत समीकरण बिठाने की, क्या कहेंगे? हाँ, निश्चित तौर पर उन्होंने SC को साधा है, राजपूत वर्ग को साधा है, ब्राह्मण जो 6.5% वोट हैं, और 33 साल बाद 1988 में हरदेव जोशी ब्राह्मण के रूप में अंतिम मुख्यमंत्री, उसके बाद में मुख्यमंत्री नहीं बन पाए ब्राह्मण। इसके बाद में अब ब्राह्मण वर्ग को सिर्फ राजस्थान में नहीं साधा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, ये उत्तर भारत का जो क्षेत्र है, इसमें ब्राह्मण बहुत ताकतवर माने जाते हैं। जो तीनों राज्यों में जो मुख्यमंत्री बनाए हैं, छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो आदिवासी समुदाय को वहाँ साधा गया, मध्य प्रदेश की बात करें तो वहाँ पर यादव समुदाय जो है उसको साधा गया, राजस्थान में खैर सबको पता है ब्राह्मण वर्ग, आपने बताया बहुत सालों बाद कोई ब्राह्मण मुख्यमंत्री बना है, इस पर क्या कुछ कहना है? दरअसल ब्राह्मण को इसलिए बनाया गया, जहां तक मैं समझता हूं, बाकी तीनों प्रदेशों के हिसाब से साधना ठीक है, लेकिन अन्य कौम, दरअसल यहाँ क्या है कि राजस्थान में जातिगत समीकरण इस तरह के हैं कि यदि किसी जाट को आगे किया जाता है तो दूसरी जातियां, यहाँ वोट भी ऐसे होता है जाट वर्सेज अदर्स, 35 जातियां, 36 की जगह 35 जातियां बोली जाती है, जाट को अलग बोला जाता है बोली में। राजपूत को बनाया जाता है तो जाट रिवर्ट करता है, तो मीणा को बनाया जाता है, गुजर रिवर्ट करता है, गुजर को बनाया जाता है मीणा। ऐसे में बहुत सोच समझकर लोकसभा को देखते हुए चुनाव को बहुत सही समीकरण उन्होंने साधा। लेकिन मैं कह रहा हूँ मुख्यमंत्री चुनना बहुत आसान था कि किसी को बना दिया जाए, लेकिन अब मंत्रिमंडल की चुनौती है। संक्षिप्त मंत्रिमंडल बनेगा लोकसभा चुनाव से पहले, उसके बाद में किसकी परफॉर्मेंस कैसी रहती है। और सबसे बड़ी परेशानी है, इस बार सांसदों को चुनाव लड़ाया, जयपुर से दिया कुमारी को लड़ाया, राज्यवर्धन को। अब दिया कुमारी चूंकि उप मुख्यमंत्री बन चुकी, कैबिनेट मिनिस्टर होंगी, तो राज्यवर्धन के चांस खत्म हो जाते हैं, क्योंकि एक ही जिले से 2 राजपूत मंत्री नहीं बनेंगे एक कास्ट के। अब बाबा बालकनाथ भी है, जसवंत यादव, वो एक पूर्व सांसद हैं, एक वर्तमान सांसद छोड़ के विधायक लड़े। अब उनमें से किसे चुना जाता है? यादव में से। वैसे ही किरोड़ी लाल मीणा हैं, उनको राज्यसभा छुड़वाकर और विधायक लड़वाया गया। उनके कास्ट को भी आस है कि उन्हें उप मुख्यमंत्री पद बनाया जाता या बड़ा कैबिनेट मिनिस्ट्री मिलती। अब उनको कैसे साधेगी भाजपा, यह चुनौतीपूर्ण काम लोकसभा चुनाव से सबसे बड़ा है भाजपा का। बिल्कुल, जिस प्रकार से इनका साफ तौर पर कहना है कि अब आगे आने वाली जो चुनौतियां हैं उसमें सबसे बड़ी चुनौती ये है कि मंत्रिमंडल का जो भी गठन होगा उसमें क्या कुछ देखा जाएगा, भले जातिगत समीकरण की बात हो या फिर जिस प्रकार से इन्होंने डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी का नाम लिया है उनकी बात हो, ये तमाम जो चीज़ें हैं ये अब आने वाले समय में हमें दिखाई। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।